हाँ जी। चलो ठीक है। तो पहले तो क्या पिछले टॉपिक में कोई इशू वगैरह किसी को हो तो वी कैन डिस्कस दैट। अदरवाइज ये कि फिर रेस से शुरू करते हैं। तो वो असल में अरेज भी जिस तरह हमारे आइडेंटिफायर होते हैं ना, इंटीजर बूलियन और स्ट्रिंग्स वगैरह, जो कि बेसिकली जिसमें हम टाइप ऑफ आइडेंटिफायर जो होते हैं जिसमें हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हैं एंड दोज वैल्यूज वी कैन यूज इन द प्रोग्राम। तो अरेज भी बेसिकली इसी तरह का ही एक टाइप है, डेटा टाइप है, जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। इसके लेकिन इसकी नेचर थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह हो जाती है कि पहली बात तो ये है कि अरे जो है इसमें अ, एक तरह के एलिमेंट्स हम मल्टीपल यानी टाइम्स स्टोर कर सकते हैं। यानी इसका मैं थोड़ा एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने स्टूडेंट्स के नेम्स की इनपुट लेनी है। तो अगर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपके हैं 40 50, तो एक तरीका तो ये कि आप 40 50 डिफरेंट आइडेंटिफायर या वेरिएबल डिफाइन करो, ताकि हर एक का नाम जो है वो स्टोर किया जा सके और उस पर फिर फर्दर प्रोसेसिंग की जा सके। लेकिन उसका एक आसान और जिस तरह कहते हैं ना कि एक इजी मेथड जो है क्या है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी हैं वो हमें फैसिलिटी देती है अरेज की। तो अरेज का होता यह है कि इसमें आप एक अरे का नाम देते हो एक आइडेंटिफायर के टाइप के तौर पर, और साथ में आइडेंटिफायर का नाम देते हो, साथ में टाइप बता दो अरे, और साथ में उसकी लेंथ बता देते हो। ठीक है, तो इसमें एक चीज होती है कि पहली बात के अरे को डिफाइन कैसे किया जाता है। दूसरी बात ये है कि फिर उसकी टाइप किस तरह डिसाइड होती है। तो उसमें एक ही टाइप के एलिमेंट स्टोर होते हैं। अगर मैं इसमें फिर खैर ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड और इंडेक्स हम डिस्कस कर लेंगे। नीचे अगर आप एग्जांपल देखें ना वन डायमेंशनल एरे की, तो ये एक बेसिकली सेम टाइप्स ऑफ वैल्यूज हैं यानी नंबर्स हैं 27 19 36। अगर हम एक ही तरह का डेटा स्टोर करना चाहें, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो डेसिमल हो, तो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग मल्टीपल आइडेंटिफायर मल्टीपल वेरिएबल वी डिफाइन एरेज। ठीक है, इसमें अब होता यह है कि एक तो एरे को जो एक्सेस करने का तरीका है वो ये है कि हम एरे का नाम देते हैं और साथ में एक इंडेक्स जिसे कहा जाता है। इंडेक्स क्या होता है, वो बेसिकली इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है आपकी मेमोरी में। अगर इसी एग्जांपल को मैं देखूं तो इसमें जीरो इंडेक्स पे 27 लिखा गया है, एरे का नाम माई लिस्ट है। वन इंडेक्स पे 19 है, और इस तरह इंडेक्स 7 पे 16 है, और इंडेक्स 8 पे 55 है। तो इंडेक्स इज a way to access individual elements within an array। तो एक बात तो ये होगी कि array में एक टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, या तो सारे नंबर होंगे, या सारे स्ट्रिंग्स होंगे, या सारे करेक्टर्स होंगे, या सारे डेसिमल या डेट्स होंगी। डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप के जो है ना एरे को डिफाइन किया हुआ है। डिफाइन इसको उसी तरह नेम के साथ किया जाता है, लेकिन इसके इंडिविजुअल अगर आइटम्स को आपने एक्सेस करना हो, उनको रीड करना है, उनको राइट करना है, उनकी कोई भी किस्म की कैलकुलेशन करनी है, तो आप इंडेक्स के थ्रू उसके लिस्ट के इंडिविजुअल आइटम्स को या एरे के इंडिविजुअल आइटम्स को एक्सेस कर सकते हो। दूसरी चीज मैं इसमें ये बता दूं कि ये हार्डवेयर लेवल पे मेमोरी में एरे जो जब भी आप डिफाइन करते हो तो वो जो मेमोरी में ब्लॉक बनता है वो भी कंसेक्टिव स्लॉट्स का बनता है, यानी एक ही जगह सारा डेटा रखा जाता है। ठीक है, तो वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब है एक ही जगह पे ये सारा डेटा रखा जाता है। और यही फायदा होता है एरे के कि आपके सारा डेटा एक जगह अवेलेबल है और आप इंडेक्स के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो। अब इंडेक्स में दो चीजें होती हैं, एक इसका लोअर बाउंड होता है, एक अपर बाउंड होता है। लोअर बाउंड जो होता है वो उसकी इनिशियल वैल्यू, जो पहली वैल्यू होती है उसको डिफाइन करता है, और अपर बाउंड उसकी जो लास्ट वैल्यू, जितनी जितनी साइज की हमने एरे डिफाइन की हुई है वो उसको डिटरमिन करता है। और एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि एक इसमें खैर मैं डायमेंशन की बात करूँ कि वन डायमेंशनल रे होती है, टू डायमेंशनल, और फिर आप होपफुली जब आगे आएंगे तो उसमें फिर थ्री डायमेंशनल, उससे भी ऊपर की डायमेंशन कहा जाता है। उसको विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये कि
वन डायमेंशनल सिंपल एक लिस्ट होती है, एक नंबर्स ऑफ, लिस्ट ऑफ ए नंबर्स और लिस्ट ऑफ ए नेम्स। और जो टू डायमेंशनल होती है, यू कैन कंसिडर इट एज अ टेबल, जिसमें एक तरफ रोज जा रही होती है लेफ्ट से राइट, और ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम जो है ना वो डिटरमिन हो रहे होते हैं। तो वन डायमेंशनल एरे में जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो उसमें जैसे मैंने बताया कि लोअर बाउंड की बात होगी, अपर बाउंड की बात होगी। अब लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है, बाज लैंग्वेजेस जो है वो जीरो से लोअर बाउंड शुरू करती हैं कि पहला एलिमेंट जीरो, इंडेक्स जो उसका होगा वो जीरो होगा। बाज लैंग्वेजेस वन से करती हैं, अमूमन ज़्यादातर जीरो से ही स्टार्ट किया जाता है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि कहते हैं कि हमने जो हमारा वन इंडेक्स है यानी वो हमारा पहला एलिमेंट होगा अरे का। तो इसको अब ये देख लेते हैं कि डिफाइन या डिक्लेयर करने का तरीका क्या है। तो अगर अब मैं वन डायमेंशनल एरे को डिफाइन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले वही डिक्लेयर की स्टेटमेंट, जिस तरह हम एक आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करते हैं सूडो कोड में या किसी भी लैंग्वेज में, तो डिक्लेयर की स्टेटमेंट आती है और साथ में आइडेंटिफायर का नाम। तो अब इस केस में इसको हम एरे का नाम कहेंगे, जिस तरह माई लिस्ट एक एरे का नाम है, ठीक है। और उसके साथ फिर उसी तरह डबल सॉरी कॉलन के साथ आप बता सकते हो कि इस एरे का जो है अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या होगा और अपर बाउंड क्या होगा। तो एक तो टाइप बता दी कि ये जो आइडेंटिफायर है ये एरे टाइप का है, ठीक है। और इसका लोअर बाउंड क्या है विद अपर बाउंड, ये आप बता दो, लिमिट्स बता दो, तो इस तरह से डिटरमिन हो जाती है कि ये किस साइज की एरे है, ठीक है। और साथ में उसकी डेटा टाइप, इसमें किस किस्म का डेटा स्टोर होगा, वो इंटीजर्स होंगे, वो आपके स्ट्रिंग्स होंगे, करेक्टर्स होंगे, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो डिक्लेरेशन के लिए जो जरूरी चीजें हैं, एक तो बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर की स्टेटमेंट है जो कि आपको देनी पड़ती है टू टेल द इंटरप्रेटर और द कंपाइलर कि मैं यहाँ पर एक आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने लगा हूँ। लेकिन आइडेंटिफायर के नाम के साथ ही आप वो इस कॉलम बता देते हो सूडो कोड में कि ये एक एरे होगी, और उसमें उसका लोअर बाउंड, जैसे इस केस में इसका लोअर बाउंड जीरो है और अपर बाउंड एट है। तो बेसिकली ये नाइन एलिमेंट्स टोटल बनेंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो से अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँ तो जीरो वन टू थ्री एट तक ये नाइन एलिमेंट्स बनते हैं। और आगे मैं ऑफ करके इसका टाइप बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी जो शुरू में हमने एक बात की कि अगर मैंने इंडिविजुअल आइटम को एक्सेस करना है तो उसका तरीका क्या है। उसका सिंपल तरीका है कि आप एरे का नाम देते हो और विद इन ब्रैकेट्स आप उसका इंडेक्स दे देते हो, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये लिख रहा हूँ कि माई लिस्ट सेवन, तो इसका मतलब है कि वो सेवन पोजीशन पे जाके यानी इस वाले इंडेक्स पे जाके जो भी वैल्यू असाइन होगी वो उसके सामने स्टोर करेगा। बेस यहाँ पर असाइनमेंट हो रही है इस स्टेटमेंट में, नीचे पहले स्टेट में असाइनमेंट हो रही है। तो इंडेक्स के थ्रू मैं उसको एक स्पेसिफिक लोकेशन, जो एरे की जो ब्लॉक बनेंगे स्पेसिफिकली जो कि मेमोरी में बनेंगे, तो वो उस स्पेसिफिक पोजीशन अलॉट हो जाएगी और वहां पर वो वैल्यू जाके स्टोर होगी। तो वही बात दोबारा थोड़ा सा इसको देख ले, समराइज कर लेते हैं कि एरे, सबसे पहली बात तो है कि अगर आपने मल्टीपल आइटम्स ऑफ सेम टाइप एज ए इनपुट लेने हैं, एज ए कैलकुलेशन करनी है, एज ए आउटपुट डिस्प्ले करने हैं, और आपको पता है कि ये सारे सेम टाइप के हैं, तो आप बजाय ये कि उसके लिए इंडिविजुअल आइडेंटिफायर या वेरिएबल डिफाइन करो, आप एरे का इस्तेमाल करते हो। और आप बताते हो उसको डिक्लेयर की स्टेटमेंट के थ्रू। उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आइडेंटिफायर का नाम, जो कि बेसिकली इस केस में एरे का नाम होगा। और साथ में ये जो वर्ड है एरे का, ये मस्ट होता है जो कि बताता है आपके इंटरप्रेटर या कंपाइलर को कि ये जो आइडेंटिफायर है इसकी टाइप बेसिकली एरे है, और इस एरे में जो डेटा स्टोर होगा वो इंटीजर टाइप का होगा या स्ट्रिंग टाइप का होगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आप उसको डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, इसमें और लास्ट चीज इसमें कि आप इंडेक्स को यूज करते हुए आप उसके किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को रीड कर सकते हो, उस इंडिविजुअल पोजीशन पे जाके कुछ और रिप्लेस भी यानी राइट भी कर सकते हो उसको। तो ये एरे का एक सिंपल सा जो है ना वन वन डायमेंशनल एरे जिसे मैं कहता हूँ उसका एक अच्छा इसमें एक चीज याद रखना कि जब भी एरे यूज होती है, जब भी एरेज हम कहीं भी यूज करें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसके साथ जो एक एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है ना फॉर और नेक्स्ट लूप का, या लूपिंग के जो हमने पढ़े थे, कोई भी लूप, वो बेसिकली बड़ा कॉमनली यूज होता है। उसकी वजह ये होती है कि आपने एक ही गो में सारे एक ही लूप में रखते हुए सारे एलिमेंट्स को ना एक्सेस करना होता है।
असाइनमेंट करनी है, उसमें उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, और आपको जरूरत पड़ गई कि यार मैंने इंडिविजुअल आइटम को मैं एक ही उसमें, तो बजाय कि आप इस तरह करके स्टैटिक स्टेटमेंट दें, जो कि बातों का ये भी देते हैं, लेकिन आप अमूमन लूप के थ्रू और इस जगह कोई वो जो लूप का काउंटर है वो पास कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है उसमें काउंटर में वैल्यू पास करता जाएगा, 0 1 2 3 से शुरू करके, और वो उस आइटम को रेफरेंस करता जाएगा जो कि एरे में मौजूद है। तो ये एक साथ आप जितने भी प्रोग्राम देखोगे जहाँ पर एरेज यूज होगी, तो डेफिनेटली लूपिंग तो उसमें किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी रिक्वायरमेंट के तौर पर आ जाती है। अच्छा, ये तो था 1D एरे या वन डायमेंशनल एरे बेसिकली। 2 डायमेंशनल एरे जो होती है ना, वो आप अगर एक जिस तरह ये टेबल सामने बना हुआ है, अच्छा डिक्लेरेशन का तरीका उसका भी वही है, लेकिन चूंकि इसमें डायमेंशन दो हो जाती है, आपको सिंपल एक ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि आपको लेफ्ट से राइट भी जाना है, तो इसमें हम दो चीजों की बात करते हैं, हम रो और कॉलम की बात करते हैं। और अमूमन ये एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपने एक्सेल की शीट देखी हो जिसमें लेफ्ट साइड पे 1 2 3 और ऊपर ABC, तो वो दोनों के मिल के एक सेल बन रहा होता है। तो चूंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है, तो इसलिए इसके अगर किसी भी एलिमेंट को मैंने एक्सेस करना है, तो मुझे दो इंडेक्सेस चाहिए, दो इंडेक्स चाहिए, एक तो रो को आइडेंटिफाई करेगा और एक कॉलम को आइडेंटिफाई करेगा, तब जाके मैं पर्टिकुलर एक सेल को जो है ना एक्सेस कर पाऊंगा। अच्छा, इसमें अब होता ही है कि यार ये हमें ज्यादा डायमेंशन की जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी रिक्वायरमेंट रियल लाइफ में होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्टूडेंट का नाम, उसके मार्क्स और उसकी क्लास को स्टोर करते हैं, ये तो मैंने 3 डायमेंशन में चला गया, बस 2 डायमेंशन, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का नाम है और उसके मार्क्स है, तो आपको फिर बेसिकली, सॉरी ये भी 2 डायमेंशन एग्जांपल थी, ये जो स्टूडेंट का नाम, मार्क्स और क्लास, तो आपको जरूरत पड़ती है बाजू का हायर डायमेंशन में जाने के लिए, ठीक है। आप उस हिसाब से उसको फिर डिफाइन करते हो, नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रोज बढ़ा देते हो, और आप अपने डेटा को एज अ टेबल आप कह लो, अगर आपको लॉजिकली थोड़ा सा वो करना चाह रहे हो, विजुलाइज करना चाह रहे हो, एज अ टेबल ये और ये एग्जैक्टली उसी तरह मेमोरी में ये कंसेक्टिव ब्लॉक्स में स्टोर होता है। अब चूंकि इसमें डायमेंशन दो हो गई हैं, तो इसमें जो एक तो आपका रो का लोअर बाउंड और अपर बाउंड होगा, यानी रो कहाँ से कहाँ, किस रो तक होगी, और प्लस कॉलम का लोअर और अपर बाउंड होगा, क्योंकि आपके दो इंडेक्सेस इसमें यूज हो रहे हैं, दो इंडेक्स एलिमेंट जो है ना आपके इसमें यूज हो रहे हैं, तो आपको दोनों इंडेक्स के लिए बेसिकली इसको कंसिडर करना पड़ेगा जब आप उसको इवन डिक्लेयर भी कर रहे होंगे। अब इसकी डिक्लेरेशन एग्जैक्टली वही है, जो फर्क सिर्फ आया है वो ये है कि आप रो का लोअर बाउंड, और जो उसका अपर बाउंड है रो का, और कॉलम का लोअर बाउंड और कॉलम का अपर बाउंड, ये आप बताते हो विद कॉमा इन बिटवीन, एग्जैक्टली वही चीज है। लेकिन चूंकि डायमेंशन बढ़ गई है, तो इसमें 1 डायमेंशन में सिर्फ आपको लोअर बाउंड और अपर बाउंड की फिगर होती है, क्योंकि आपने एक ही लिस्ट में जाना है। लेकिन जब आप मल्टीपल डायमेंशन या 2 डायमेंशन, स्पेसिफिकली इन दिस केस, तो फिर आपको उस हिसाब से उसके रो की भी दोनों बाउंड्रीज, यानी कहाँ से कहाँ तक रो जाएंगी और कहाँ से कहाँ तक कॉलम जाएंगे, और रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम, कि आप डेटा टाइप बताते हो। फॉर एग्जांपल इस केस में ये सारे नंबर्स हैं, तो मैं यहाँ पर इंटीजर को लिख के इसको जो है ना डिक्लेयर करूँ, जिस तरह यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। अगर इसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल को देखूँ, तो एक एरे डिफाइन हुई है, बाय एरे उसका नाम है जो कि आइडेंटिफायर का नाम है, और उसकी टाइप एरे है जो कि मैंने यहाँ बता दी, और उसमें मैं ये बता रहा हूँ उसको कि ये इसकी जो रोज हैं वो 0 से लेकर 8 तक है, और कॉलम जो है वो 0 से 2 तक। एक्चुअल में ये 9 रोज बाय 3 कॉलम्स की एक 2 डायमेंशनल एरे बनेगी। और आगे मैंने टाइप बता दी कि इसमें डेटा किस तरह का स्टोर होगा। तो डिक्लेरेशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अब आपको ये देखना होता है, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है कि इसमें मुझे, एक तो ये कि दो इंडेक्सेस का जहन में होना चाहिए, मैं 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने दोनों के बाउंड्स बताने, ठीक है। और फिर टाइप बाकी चीज सेम है, सिर्फ वो इंडेक्सेस का जहन में रखना कि इसमें आप दो इंडेक्सेस की बात कर रहे हो, इंडेक्स एलिमेंट दो हैं इसमें, एक रो को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसकी लोअर लिमिट को, और एक और अपर लिमिट को, और एक उसकी कॉलम की लोअर और अपर लिमिट को डिफाइन कर रहा होता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये कह रहा है कि 7 और रो है और 0 कॉलम, तो अगर मैं यहाँ पर आके देखूं उसको, तो बेसिकली 7 0 जो बनेगा वो होपफुली ये वाला एलिमेंट जो है, इसकी बात हो रही है, क्योंकि ये आपके बेसिकली जो रो है उसमें 7 है,
और पे लिखी जीरो कॉलम। अब असल में तो वो कॉलम वन बनता होता है, लेकिन चूंकि हम जीरो से अपनी लोअर बाउंड शुरू कर रहे हैं दोनों केसेस में, तो इसलिए उसने उसको पहले कॉलम में रखा। तो इसका जो यूजेज है बड़ा वाइटल है। वाइटल इन द सेंस कि डेटा को, ये एक मैं कहता हूँ कि जहाँ पर मल्टीपल आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि यार सेम टाइप ऑफ डेटा फॉर मल्टीपल रिकॉर्ड्स, जिस तरह रिकॉर्ड्स की हम बात कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का डेटा है या एम्प्लॉयज का डेटा है या लिस्ट ऑफ योर से यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट्स है, कुछ भी आप कर सकते हो उसमें। तो उस केस में फिर बजाय ये कि मैं उतने ज्यादा वेरिएबल या आइडेंटिफायर डिफाइन करूं, मैं सिंपली उनको अरे के थ्रू हैंडल कर सकता हूँ। और अगेन मैं फिर वो एक बात रिपीट करता हूँ कि जब भी इरेज का कंसेप्ट होगा तो लूपिंग का कंसेप्ट जो है वो सम हाउ उसके साथ एसोसिएटेड इस तरह हो जाता है, क्योंकि आपने इंडिविजुअल आइटम को अगर एक्सेस करना है, आप इंडिविजुअल आइटम को तो एक्सेस करना ही पड़ेगा ना। या तो आप उसको उसमें कोई इनपुट ले रहे हो उस इंडिविजुअल प्लेस पे, या उसमें आप कोई आउटपुट दे, या कोई उसको लेके कोई कैलकुलेशन कर रहे होगे, तो you have to give the index. In case of one dimensional, it is one index only, and in case of two dimensional, you will provide both the indices, जो कि उसके रोज और कॉलम को यूज करते हुए हम उसके स्पेसिफिक एलिमेंट को जो जाके ना एक्सेस कर सकेंगे। अच्छा, इसमें ये अच्छा, यहाँ तक कोई अगर आपको कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क। नो सर। सही। नहीं। अच्छा, दूसरा इसमें ये दो टॉपिक डिस्कस जो है लीनियर सर्च के, और आई बिलीव के बबल सॉर्ट का शायद इसके बाद एक टॉपिक था। हाँ। अच्छा, लीनियर सर्च को हम पहली बात के लीनियर क्यों कहते हैं? सिंपल है कि आप वन बाय वन करके एक लिस्ट को सर्च कर रहे हो, शुरू से शुरू करते हो, पहला आइटम क्या है, दूसरा, तीसरा, तो लीनियरली लाइक यू आर मूविंग इन अ लाइन, वन बाय वन रीचिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर सर्च, कि आप वन बाय वन करके चेक करते हो। इसमें ये जो एग्जांपल है, इससे काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आपका रिक्वायरमेंट ये है कि मैं किसी स्पेसिफिक आइटम को ढूंढना चाहता हूँ, जो कि एक ऑलरेडी मेरे पास एरे मौजूद है, माई लिस्ट में एक नंबर को मैं सर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, माई लिस्ट फॉर एग्जांपल, हमने पीछे वन डायमेंशनल की एग्जांपल देखी थी। मैं अगर इसमें से किसी स्पेसिफिक आइटम 89, 16, 42 किसी भी आइटम को मैं, यानी यूजर को मैं इनपुट दे रहा हूँ कि यार तुम बताओ, तुमको इनपुट दो ताकि मैं उसको सर्च करूँ कि ये मेरी लिस्ट में अवेलेबल है नहीं। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि यू वांट टू फाइंड अ नेम ऑफ ए स्पेसिफिक स्टूडेंट, यू वांट टू फाइंड फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, या कोई भी स्पेसिफिक डेटा चाहते हो। तो इसके लिए चूंकि आपने वन बाय वन करके सर्च करना है, एक सीक्वेंस में चलना है, तो लीनियर सर्च इज वन ऑफ द, अच्छा ये एक बाद में आप इसको एडवांस क्लासेस में इसको एज एल्गोरिथम, ये सिर्फ ये नहीं कि आप नंबर सर्च कर रहे हो, ये बाद औक़ात आपका जब फॉर एग्जांपल द शॉर्टेस्ट पाथ का एक एल्गोरिथम बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है कंप्यूटर साइंस में, क्या आप दो सिटीज के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ को सर्च करना चाहते हो, तो उसमें इस तरह की चीजें बड़ी काम आती हैं। ठीक है, ये लीनियर सर्च हो गया, बबल सॉर्ट हो गया, इस तरह की चीजें, तो ये सिर्फ समझने के लिए आपको कि किस तरह आप एक लीनियर सर्च परफॉर्म कर सकते हो। अगर इस कोड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, इसने क्या किया है कि पहले स्टेप में इसने एक एरे की माई लिस्ट डिफाइन की है, जिसका इसने यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये वन डायमेंशनल एरे है, क्योंकि इसने सिर्फ एक इंडेक्स दिया है रो के लिए, और एक ही जो है कॉलम पे, तो जीरो टू, सॉरी, एक ही रो का वो दिया 0 to 8, यानी एक ही उस वन वन डी के टाइप इसकी इंटीजर है। अब इसने यहाँ पर अपर बाउंड और लोअर बाउंड के दो आइडेंटिफायर डिक्लेयर किए हैं, उनकी टाइप इंटीजर ले रहा है। इसी तरह इंडेक्स का एक आइडेंटिफायर डिफाइन किया है, उसकी भी टाइप इंटीजर ले रहा है। आइटम के भी जो है वो भी जो, और एक फाउंड का है। तो बेसिकली इस ओवरऑल इस कोड का मकसद ये है कि वो यूजर से कोई आइटम एज ए इनपुट ले, यानी कोई एंट्री, उससे कोई नंबर उससे इनपुट ले, और उसको सर्च करे जाके इस एरे में कि ये इस एरे में अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल। अच्छा, इसमें एक प्री अजम्पशन है कि एरे में आइटम पहले से मौजूद है। ये हमारी एक अजम्पशन है कि यार ये पहले से ये आइटम मौजूद है, तो इसलिए हम उसको अगर मौजूद है तो फिर उसके लिए इनपुट लेके उसको, वाले अलग स्टोरी है। लेकिन वी आर एज्यूमिंग कि दिस लिस्ट इज फुल ऑफ नंबर्स एंड वी वांट टू सर्च अ स्पेसिफिक नंबर। अब इसमें इसने ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड को यहाँ पर डिफाइन करके वैल्यू क्यों असाइन कर दिए यहाँ पर इसको?
इसका एडवांटेज ये है कि मैं अगर कल को फॉर एग्जांपल 50 आइटम्स को सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल 0 से 49 या 0 से 100 जो भी मैं रेंज देना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पर उस कोड को चेंज करूँ और ऑटोमेटिकली मेरा जो रे का साइज है, अगर मैंने यहाँ पर भी डिफाइन कर दिया, तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। तो ये एक तरह से आपकी जो है ना एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि कल को इस प्रोग्राम को अगर कैपेसिटी बढ़ानी है, इसमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाने हैं, तो यू कैन इजीली डू इट। आप यहाँ पर यूजर से इनपुट भी ले सकते हो कि वो अपने मर्जी की अरे साइज डिफाइन करेगा, यार मैंने 50 का करना है। तो ये बेसिकली सारी चीजें, यानी बजाय ये करने के यहाँ पर आप यूजर की कोई इनपुट आपके पास आ जाए, यानी 8 फिक्स ना हो। अमूमन शुरू में जो एग्जांपल्स होती है वो फिक्स के साथ हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डायनामिक साइज होते हैं, जो कि डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान कोई इस तरह चीज आ जाती है, रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो आपको उसको डायनामिक करना पड़ता है। पहला मैसेज जो डिस्प्ले किया कि वो यूजर से एज अ इनपुट मांग रहा है, जो भी इनपुट है वो इस वाले आइटम वेरिएबल या आइडेंटिफायर में स्टोर हो रही है, और इसको इनिशियलाइज कर दिया है फाउंड को फॉल्स के साथ, क्योंकि वी आर एज्यूमिंग कि इनिशियली हमें नहीं मिला वो। और उसके बाद फिर अगर मैं नीचे आऊँ, तो इसने इंडेक्स को लोअर बाउंड से, यानी मैं पहले अब लोअर बाउंड से क्यों इनिशियलाइज किया, क्योंकि मैंने पहले आइटम से स्टार्ट करके और फिर उसको मैंने वन वन इंक्रीमेंट करके लीनियर आगे जाना है, ठीक। यहां से इसने लूप शुरू किया, रिपीट और अनटिल लगा। अब अनटिल में जो कंडीशन है कि या तो मुझे फाउंड ट्रू मिल जाए, या फिर मेरा इंडेक्स जो है वो अपर बाउंड से बढ़ जाए। यानी मैं शुरू से मैंने लिस्ट में देखना शुरू किया, और मैं उसको जाता गया जाता गया, अगर मुझे ना मिले तो अगली ये वाली तो बेसिकली कंडीशन कब होगी, जब मैं आखिरी लिमिट को क्रॉस कर जाऊंगा उस एरे की, यानी आखिरी जो बाउंड है, जो उसका अपर लिमिट है, उसको जब मैं क्रॉस कर जाऊंगा, तो ये कंडीशन जो है ना, तो या ये हो, अब इसमें और यूज किया हुआ है, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो गई, तो ये लूप इसमें से एग्जिट कर जाएगा। और बीच में ये सिंपली क्या कर रहा है कि हर एक आइटम के साथ, ये देखे ना, इसने एरे का नाम दिया और इंडेक्स का वेरिएबल यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो इनिशियली इसमें लोअर बाउंड होगा, यानी 0, क्योंकि हमने यहाँ पर पीछे उसको 0 के साथ इनिशियलाइज कर चुके हैं लोअर बाउंड को, ठीक है। तो माई लिस्ट 0, इफ अगर जो आइटम इंटर किया है आपके यूजर ने वो इक्वल हो जाए इस इंडेक्स पे जो आइटम पड़ा हुआ है इस एरे के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जिसका मतलब है कि मैं कह दूं कि फाउंड, यस, ये मेरा ट्रू हो गया। और यहाँ पर उसने एंड खत्म कर दिया, साथ ही उसने इंडेक्स को इंक्रीमेंट क्यों किया, क्योंकि मैंने नेक्स्ट आइटम पे जाना है, मैंने माई लिस्ट के नेक्स्ट आइटम पे जाना है। तो ये 0 से शुरू होके 1 + 1, 1, फिर 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, तो ये एक एक करके ये सारा लूप जाके पूरी जो है ना उसको सर्च करेगा, और जहां इसको फाउंड मिल जाएगा, ये एंड इफ करके ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, निकल जाएगा। और अगर इनको नहीं मिलेगा, तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और वो उस केस में फाउंड में फॉल्स मूव हो रहा होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि यार फाउंड में अगर ट्रू है, तो मैं कह दूंगा कि अच्छा, इसमें देखिए इसने एक्सप्लिसिटली बताया नहीं कि फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। ये एक चीज, या आजकल ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, इसमें ये एक चीज ये भी है कि अगर फाउंड के साथ मैं इक्वालिटी का ऑपरेटर देखे कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, तो दिस मीन्स इट इज मोस्ट प्रोबेबली द बुलियन एक्सप्रेशन, ये फाउंड जो है, और मैं उसको ट्रू के लिए ही चेक कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। मैं इसको ट्रू, अगर मैं उसको दूसरी कंडीशन की चेक करूंगा, तो फिर मुझे यहाँ पर यानी नॉट ट्रू या नॉट करके कुछ करना पड़ेगा। तो ये नई जो जितनी भी लैंग्वेजेस आई है ना, उसमें ये एक, बल्कि पुरानी को भी थोड़ा सा इन्होंने इम्प्रूव किया है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा कोडिंग होती थी कि हम फाउंड इज इक्वल टू ट्रू लिखें या फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स लिखें। तो इक्वल टू का हटा के उन्होंने सिंपल ये एक दे के इफ फाउंड, यानी इफ इट इज ट्रू, देन आउटपुट में आ जाएगा फाउंड, एल्स आउटपुट में आ जाएगा आइटम नॉट फाउंड। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है कि सिंपल आपका इंडेक्स जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, और वो लूप चलता जा रहा है, और ऑटोमेटिकली आपका माई लिस्ट में जब इंडेक्स चेंज हो जाएगा, तो वो सिस्टम में जाके दूसरी जगह जाके दूसरा आइटम, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी होगा, और उसको जाके सर्च करेगा। और चूंकि ये 1 बाय 1 चल रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इससे मुझे ये इसको हम इस वजह से इसको हम लीनियर सॉर्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो? नो सर।
अच्छा, तो ये खैर ये तो थोड़ा सा वो एक एडिशनल रिमाइंडर दिया है कि वही जिस तरह हमारी गुड प्रोग्रामर प्रैक्टिस जो है वो यही है कि आप अपने जितने भी आइडेंटिफायर आपने अपने प्रोग्राम में यूज किए, यू शुड मेक द आइडेंटिफायर टेबल फॉर इट, एंड यू कैन यू शुड मेंटेन विद अ वेरी गुड डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपने प्रोग्राम लिखा है, कल को मैं उसको देखता हूँ तो मुझे इस टेबल से बड़ी हेल्प मिलती है। इसी तरह प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स, जो मैंने पहले भी एक दफा बात की थी, ये भी आप अपनी आदत बनाएं कमेंट्स डालने की, ताकि आपको भी याद रहे, बाद में वो दूसरों को देखना चाहे तो उसको भी पता चले कि ये जो है किस तरह मतलब है प्रोग्राम जो है ना डिजाइन किया गया। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा एक वेरिएशन यहाँ पर है कि जो ऊपर हमने जो भी प्रोग्राम ये कह रहा है, मैं एक्सटेंड द सूडो कोड टू आउटपुट द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स इफ द आइटम इज फाउंड। अगर आइटम फाउंड है तो कहते हैं वो वैल्यू ऑफ इंडेक्स भी आउटपुट में आ जाए। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा अगर सोचें, मैं अगर फॉर एग्जांपल इंडेक्स मेरा से फॉर एग्जांपल के नंबर इंडेक्स नंबर 4 पे वो फाइंड हो गए, ठीक है, तो जैसे ही वो फाउंड होगा यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, तो इंडेक्स में उसको क्वेरी जो पड़ी होगी वो कौन सी होगी, क्योंकि फाउंड यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद इंडेक्स इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर वो 4 पे फाउंड हुआ था, यानी कि यहाँ पर हम कह रहे थे कि इंडेक्स की वैल्यू 4 थी और वो फाउंड हो गया, तो इंडेक्स में आफ्टर रीचिंग दिस कंडीशन अब उसने एग्जिट करना है, लेकिन इस वक्त इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? एनी एनी गुड गेस? 5 होगी। 5 होगी, 100% 5 होगी, क्योंकि मैं इंट एफ के फाउंड के बाद मैं एग्जिट नहीं कर रहा, मैं फर्दर जा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट फिर भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो 5, तो अगर मैंने आउटपुट में एक्चुअल इंडेक्स को डिस्प्ले करवाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इंडेक्स में कौन सी वैल्यू असाइन करूंगा? 4। एक नहीं। नहीं, 4 तो नहीं, 4 लेकिन इज। वो 4 तो होगी, डेफिनेटली होगी, हाँ। लेकिन वो मैं किस तरह फार्मूला क्या दूंगा यहाँ पर उसको? अ, क्योंकि इंडेक्स में तो 5 पड़ा हुआ है इस वक्त, उसको तो मैं ले नहीं सकता हाँ, तो उसको। इंडेक्स -1 कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, इंडेक्स -1 कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपना एक वेरिएबल वो कर सकता हूँ कि फाउंड के साथ एक वेरिएबल है, वो इंडेक्स की वैल्यू मूव हो जाए और वो वेरिएबल नीचे, आई मीन देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग, लेकिन ये सबसे बेस्ट था कि आप इंडेक्स -1 के साथ उसको जो है डिस्प्ले करा दो। तो ये थोड़ा सा जो है ना, आपको एग्जिस्टिंग कोड को देखते हुए आप थोड़ा सा अपना वो कर सकते हो। अच्छा, जिस तरह ये नीचे कह रहा है कि फाइंड एनी रिपीटेड आइटम्स इन अ लिस्ट एंड प्रिंट आउट हाउ मेनी टाइम इट वाज फाउंड, ये एक थोड़ा सा एक एक्सटेंशन है इस प्रोग्राम की। तो अब इसमें क्या कर सकते हो कि आप आइटम अगर फाउंड होता है ना, तो आप एक सॉर्ट ऑफ काउंटर लगा सकते हो कि यार ये वाला आइटम इस इंडेक्स पे जो है ना एक दफा फाउंड हो गया, फिर दोबारा गया तो उसी को आपने दोबारा उसको इंक्रीमेंट कर देना है। आई मीन लॉजिक तो उसकी कोई भी बिल्ड हो जाएगी, लेकिन आप जो इधर जो चीज मुझे इस बुक की एक पसंद आई है कि ये पहले बेस प्रोग्राम लिखता है, उसके बाद आपको एक्सरसाइजेज और जो ये एक्टिविटीज है इसके थ्रू उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड करता है। तो ये एक एग्जैक्टली ट्रू प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इसी तरह इवॉल्व होता है कि आप पहले एक बेस प्रोग्राम लिखते हो और फिर उसमें आप एडिशन करते जाते हो, फर्दर फंक्शनैलिटीज होगी, फिर उसको रिफाइनमेंट होगी, जिसको हमने जो रिफाइनमेंट का हम पढ़ रहे थे कि यार उसको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर सर्च में कोई इशू आपको? इनसे बहुत ज्यादा ना खामोशी सर। है यार। अच्छा, चैट में कुछ आया, मुझे चैट देखने से क्या कहते हैं। नहीं, वेरी गुड। कसीम ने प्रोग्रामिंग की हुई है ना, उसको पता है कि किस तरह मतलब स्पीड पे चलना है। अच्छा, अब ये जो बबल सॉर्ट का है, वैसे कभी तुमने वो देखा है, वो जब बारिश होती तो वो जो बुलबुला तैरते को भी देखा है? एक पानी के ऊपर जो जी बुलबुला सा, ठीक है ना, ये जी। मैंने अपने जिस फर्स्ट टाइम पढ़ा था मैंने उसको इस तरह याद किया था कि बबल एक बन जाता है और वो बबल मूव होता रहता है। ठीक है, अब वो बबल इन सेंस ऑफ बबल सॉर्ट क्या है कि आप बेसिकली करते क्या हो कि आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, और उस लिस्ट को आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं, मे बी फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू डिपेंड्स, वो उसको हम डिस्कशन में नहीं जाते कि वो किस तरफ जा रहा है, लेकिन अब वो किस तरह सॉर्ट करोगे इसको? आप उस लिस्ट को पढ़ना शुरू करोगे, पहला एलिमेंट उठाया, उस पहले एलिमेंट को मैं अगर इसमें नीचे अगर टेबल नीचे या ऊपर दिया हुआ था टेबल, अगर उसको मैं लेके चलूँ फॉर एग्जांपल, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये हम सिंपल वाला टेबल लेते हैं। अच्छा, ये है,
अगर इस लिस्ट को मैं सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पहले आइटम 27 को पकड़ूंगा, उसको कंपेयर करूंगा नेक्स्ट वाले से। इन दोनों में जो जो बड़ा होगा ना, उसको मैं नीचे करके और उसको ऊपर ले जाऊंगा। यानी ये सॉर्टिंग का सिंपल है। लेकिन इसमें एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास बकेट फुल ऑफ ऑरेंजेस एंड अ बकेट फुल ऑफ से एप्पल्स, ठीक है। और मैं आपको कहूँ कि आपने इसको स्वैप करना है, कि जिसमें ऑरेंजेस में सारे एप्पल आ जाएं और जिसमें एप्पल उसमें सारे ऑरेंजेस। लेकिन ये नहीं करना कि टेबल पे सारे गिरा के फिर इस तरह नहीं करना, ठीक है। तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि यू नीड अ थर्ड बकेट, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि एप्पल्स को पहले थर्ड बकेट में डालोगे, और फिर ऑरेंजेस को एप्पल वाले बकेट में डाल के जो थर्ड वाला बकेट था उसको आप पहले वाले बकेट में डाल दोगे। क्योंकि जब भी आप, और एग्जैक्टली यही होता है, जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हो ना, तो वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू मूव हो करनी है आपने, तो ये याद रखना कि वो वैल्यू ओवरराइड करता है। तो अगर आपको वो वैल्यू चाहिए जो पहले उस वेरिएबल में थी, तो यू हैव टू स्टोर दैट वैल्यू इन सम टेम्पररी वेरिएबल। ये याद रखना। ये स्वैपिंग का बड़ा एक प्रॉब्लम आता है प्रोग्रामिंग में। और अमूमन जो लड़के गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वो उस एक टेम्पररी या एक इंटरमीडिएट वेरिएबल नहीं डिफाइन करते, कि जिसमें उस वैल्यू को स्टोर कर सके जो कि मूव होनी है, ठीक है। तो उसको उसको स्टोर करके फिर अब आप अपने उसको, क्योंकि वेरिएबल जिस तरह मैंने पहले बताया, कोई भी आइडेंटिफायर हो या कोई भी वेरिएबल हो, उसको पहले आपने कहीं अगर दूसरी वैल्यू उसमें डाली उस वेरिएबल में, उसको वैल्यू को चेंज करना है, तो उसकी पुरानी वैल्यू कहीं स्टोर करना पड़ेगा। फिर आप जाके उसको जो है ना, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इस वाले कोड को, इससे थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। और बबल सॉर्ट का सिंपल जो पर्पज है, पर्पज ऑफ दिस बबल सॉर्ट है कि ये बेसिकली आपके नंबर्स को सॉर्ट करता है। आप अपनी लिस्ट को सॉर्ट करना चाहते हो। अब तो खैर जो लैंग्वेजेस हैं उसमें ये सॉर्टिंग के फंक्शन ही अवेलेबल है, जो कि लेकिन बैक एंड पे यही लॉजिक चल रही थी जो कि यहाँ पर डिफाइन की गई है, ठीक है। तो पहले इन्होंने देखें अपनी एक माई लिस्ट डिफाइन की, उसी तरह उसकी वन डायमेंशनल है, इंटीजर स्टोर है उसमें। अपर बाउंड डिफाइन किया, लोअर बाउंड डिफाइन किया, इंडेक्स, स्वैप। अब यहाँ पर इसने देखेंगे टेम्प का एक लिया हुआ है। स्वैप का इसने ये लिया हुआ है कि वो चेक करना चाह रहा है कि स्वैप करना है कि नहीं करना, आई बिलीव, ठीक है। और टेम्पररी वो वेरिएबल है या वो आइडेंटिफायर है जो कि बेसिकली वो वैल्यू को स्टोर करेगा बिफोर मूविंग अदर वैल्यू इनटू इट, ओके। और टॉप आपका एक और इसने यहाँ पर डाटा टाइप इंटीजर ली हुई है, ठीक है। तो अब इसमें इसने पहले इनिशियलाइज किया कि अपर बाउंड 8 है, लोअर बाउंड क्या है, और टॉप में उसने अपर बाउंड को मूव कर दिया। अगर मैं यहाँ से लूप चलाऊं तो लूप चल रहा है रिपीट से लेके अनटिल तक। कंडीशन क्या है? नॉट स्वैप। ये स्वैप यानी फॉल्स हो, ठीक है। नॉट स्वैप यानी ट्रू ना हो, फॉल्स हो। और टॉप इक्वल टू जीरो, या इन दोनों में से कोई एक कंडीशन। अब इसको थोड़ा समझते हैं तो इससे हमें भी ये स्वैप का भी समझ आएगी ये किसने क्यों यूज किया। अच्छा, पीछे जो है ना 1 मिनट रह गया, तो आई बिलीव वी विल नॉट बी एबल एनी हाउ, जितना हो सकता है वो करके फिर दोबारा रिकनेक्ट कर लेंगे। इसने इंडेक्स में जो है लोअर जो फॉर का लूप लगाया है, वो लोअर बाउंड से टू टॉप -1, ठीक है। लोअर बाउंड आपको 0 है और टॉप -1 यानी 8 -1, 0 से 7 तक गया है। स्वैप में इनिशियली इसने फॉल्स मूव कर दिया कि यहाँ पर अभी स्वैपिंग कोई नहीं हुई। उसके बाद क्या कर रहा है कि माई लिस्ट और इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी, यानी पहला अगर 0 लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लोअर बाउंड अगर 0, तो इंडेक्स 0 इज ग्रेटर देन इंडेक्स +1। अब इंडेक्स +1 क्या करेगा? उसके नेक्स्ट आइटम को रेफर कर रहा होगा। अगर ये 0 है यहाँ पर माई लिस्ट 0, तो ये होगा माई लिस्ट 1। तो बेसिकली हमने करना क्या है कि दो कंसेक्टिव जो नंबर्स है उन्हीं को कंपेयर करना है ना। तो माई लिस्ट 0 की पोजीशन पे जो वैल्यू होगी उसको उठाएगा और उसको देख चेक करेगा कि ये माई लिस्ट इंडेक्स में जो वैल्यू से बड़ी है कि नहीं। अगर ये बड़ी है, ये इंडेक्स की वैल्यू, इसका मतलब है कि मैंने स्वैप करना है।